नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का एक बार सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम है जो आपके जो जीपीबी 312 है, जिसको हम आईपीआर के नाम से जानते हैं, उसका है जो पिछले 4-5 वर्षों के जो पेपर है उनके बारे में हम जो चर्चा करेंगे हमारी 2 क्लासों के अंदर। तो चलिए आज की हम जो क्लास स्टार्ट करते हैं और हम आईपीआर का पेपर सोल्यूशन करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं। इस प्रश्नों के महाकुंभ में विजय बैच में आप सभी का एक से जो मैं स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। तो आज हमें जो सबसे पहले जो पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो हमारे कौन सा है, तो हमारे वो जीपीबी आपके 2022-23 का हमारे क्या रहने वाला पेपर है, जिसके बारे में हमें जो चर्चा करेंगे। 2022-23 का हमें जो सबसे पहले पेपर देखेंगे। सबसे पहले जो 22-23 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो हमारे जोग्राफिकल आपके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रहा है कि जो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है। तो इसके बारे में बता रहा है कि ये जो भौगोलिक उत्पत्ति, मूल स्थान, गुण, प्रतिशत और विशेषताओं पर आधारित संकेत है, ये निजी अधिकार नहीं होते हैं। अर्थात ये किसानों के क्या नहीं होते, निजी अधिकार नहीं होते हैं। और जो हमारी जो भौगोलिक उत्पत्ति है, मूल स्थान है, इस पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। आगे बात करें हमारे ट्रेड सेक्रेट के बारे में, क्या होता है ट्रेड सेक्रेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यापार रहस्य। व्यापार रहस्य के नाम से जानते हैं कि ये क्या होता है व्यापार रहस्य। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है कि जब कोई अन्वेषक संख्या या कंपनी किसी अन्वेषक को एक रहस्य के रूप में रखते हैं और उसे किसी अन्य को ज्ञात होने के लिए उसका व्यापारिक उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यापार आपके व्यापार रहस्य अर्थात ट्रेड सीक्रेट उसको बोलते हैं। आगे चर्चा करते हैं किसान किस्म क्या है। किसान किस्म का मतलब होता है कि जब कोई किसान है जो आपके व्यापारिक दृष्टि से मैं बात करूं तो आपके परंपरागत रूप से कोई यदि कोई किस्म उगाता है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, किसान किस्म के नाम से जानते हैं। तो आप इस डेफिनेशन समझ लेना कि कृषकों द्वारा उनके खेतों में परंपरागत रूप से उगाई गई और विकसित की गई जो किस्म होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, किसान किस्म के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा मेटेरियल ट्रांसफर मैनेजमेंट आपके एग्रीमेंट। मेटेरियल का मतलब होता है सामग्री, ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरण करना, और आपके जो एग्रीमेंट होता है इसका मतलब होता है आपका समझौता। कि जो किसान है वो दो पक्षों के बीच में कोई भी सामग्री को लेकर जो हस्तांतरण या जो एग्रीमेंट होता है, समझौता, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, आपके एमटीए एमटीए के नाम से जानते हैं, अर्थात मटेरियल ट्रांसफर अरेंज आपके आपके एग्रीमेंट के नाम से जिसको जानते हैं। आगे बात करते हैं वो कैन रिवोक द पेटेंट। ये क्या है, वो कैन रिवोक द पेटेंट। वो कैन रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, और पेटेंट यानी जो आपका पेटेंट होता है उसको रद्द कौन कर सकता है, यह बारे में बता रखा है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एक उपधारा होती है और उपधारा का नाम है उपधारा 4, और उस उपधारा 4 के तहत आप बिना किसी हाईकोर्ट गए, बिना किसी से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को आप याचिका लगाए बिना, यदि कोई पेटेंट प्रतिकूल पाया जाता है उसके नियमों के, तो आप उसको जो सीधी याचिका लगा के क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो। ये चीज इसके अंदर ले रखे कि उपधारा जो उपधारा है 4 उसके निहित प्रावधानों के यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो आप बिना केंद्र सरकार के याचिका लगाए हुए उच्च न्यायालय द्वारा एक पेटेंट को रद्द किया जा सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप पेटेंट को कैसे रद्द कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन जो कि आपके एक नंबर के होते हैं ना। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारे डिफरेंट क्वेश्चन संख्या 4, जिसके अंदर हमारे हमसे जो क्या पूछे जाएंगे, दो क्या पूछेंगे डिफरेंट पूछे जाएंगे, दो अंतर पूछे जाएंगे। एक हमारा नोवेल्टी के अंदर पूछा गया है, नोवेल्टी और इंडिविजुअल्स के बारे में पूछा गया है। तो नोवेल्टी का मतलब होता है कि इसमें आविष्कारों की जो तकनीक होती है वो कैसी होती है, हमारी नवीन होती है। कोई नवीन तकनीक होती है उसको नोवेल्टी के अंदर रखा जाता है, जबकि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो नवीन हो, लेकिन तकनीक होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें इसके अंदर पेटेंट प्राप्त करने के लिए शीर्षक की शर्तों और आवश्यकताओं के लिए आविष्कार का उपयोग नया होना आवश्यक है।
मतलब इसमें कोई भी जो है नोवेल्टी के अंदर जो भी कोई आपके आविष्कार किया जाएगा, कोई भी नई तकनीक आएगी तो कैसे होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, कोई परंपरागत आपके टेक्निक नहीं होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर आपके परंपरागत को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। तो थोड़ा इन दोनों बीच में अंतर है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा जो फोर्थ के अंदर दूसरा क्वेश्चन आया था वो अब आया था हमारे पेटेंट और आपके पीवीपी एक्ट, आपके पीवी के बारे में इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है दोनों के बारे में, तो सबसे पहले आता है कि ये एक पेटेंट है जो औद्योगिक अनुप्रयोग के उपकरणों पर आईपीआर से संबंधित है। जो पेटेंट होता है वो हमारे औद्योगिक संबंधी जो उपकरण होते हैं, इसके संबंधी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जो ये आईपीआर दिया जाता है। और ये हमारे एक क्या होता है, एक्ट होता है। पीवीपी क्या है, ये हमारा एक्ट है। इसके अलावा बात करें तो पौधों की किस्मों को पंजीकृत किया जा सकता है। इस पेटेंट के अंदर जो पौधों की किस्म होती है उसको क्या किया जाता है, पंजीकृत किया जा सकता है। और ये हमारे पौधों की किस्म और किसान अधिकार संरक्षण क्या किया प्राधिकरण है, जबकि हमारी ये जो किसान मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्राधिकरण, कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा ये क्या प्राधिकरण है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर है, आप देख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा पांचवा का दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको बताना है कि फार्मर राइट्स क्या है, किसानों के कौन कौन से हैं जो अधिकार है, फार्मर राइट्स कौन कौन से हैं। फार्मर राइट्स, किसानों के अधिकार। देखिए किसान जो प्रजाति है वो हमारे कैसे विद्यमान प्रजाति है, और किसानों के कुछ है जो नियम है, कुछ इसके पंजीकृत है, कुछ इनके आधार है, उनके बारे में आपको इसके बारे में बताना है। तो किसान स्वयं को ये द्वारा जो सबसे पेज के यदि कोई किसान है वो यदि कोई खुद वैरायटी खोजता है या उसको क्या करता है, विकसित करता है, तो जो नई प्रजाति है उसका संरक्षण देना, पंजीकृत करने का उसको क्या अधिकार है। जैसे कोई किसान है यदि वो बाजरा की नई वैरायटी है उसको खोजता है या उसको जो मैं बात करूँ विकसित करता है, तो उसके जो उसको जो वैरायटी है उसको पंजीकृत करने का उसको क्या अधिकार है। तो ये चीज इसके अंदर लिख रखी है। इसके अलावा इसको क्या अधिकार है, तो यदि कोई किसान है जो कोई ब्रांडेड बीज है जो इसके अंदर यूज करता है, ब्रांडेड बीज के रूप में यदि बेचता है, या तो किसानों को ब्रांडेड बीज के रूप में बेचने के अलावा उनको पंजीकृत किस्मों के बीजों का उत्पादन करना, भंडारण करना, बिक्री करना, विनिमय और रक्षा साझा करने का क्या अधिकार है। अर्थात यदि कोई किस्म ब्रांडेड किस्म के यदि कोई बीज विकसित करता है तो उनको वह जो बेच सकता है, उनको उत्पादन कर सकता है, उनका विनिमय कर सकता है, उनका भंडारण कर सकता है, किसी के साथ साझा कर सकता है, ये सब किसानों को क्या अधिकार है। तो पहली चीज क्या हुआ अधिकार, कि जो किसान है उनको है जो कोई भी किस्म है वे आपके वेराइटी है तो उसको है जो उसको संरक्षित करने के भी अधिकार है। दूसरे यदि उनको बेचने का विनिमय ये सभी उनको क्या दे रखे, अधिकार दे रखे। आगे चलते हैं। अगला है कि आपके अधिकार बीज तक पहुंच धारा 39(4) के तहत किसान संरक्षित किस्मों के बीज को सहित अपनी कृषि उपज को बचाने, उपयोग करने, बोने, दोबारा बोने, आदान प्रदान, साझा करने तथा भेजने उसी तरीके से हकदार है जैसे कि पीपीवी के और एक धारा अधिनियम के लागू होने से पहले हकदार थे। यदि कोई किसान ऐसे प्रजाति के भंडारण युक्त बीज की बिक्री नहीं कर सकता तो वह प्रजाति पीवीपी अर्थात एफआर एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित है। यदि कोई किसान ऐसे उसकी वेराइटी उसका भंडारण नहीं कर सकता तो वो कहाँ पर सुरक्षित हो गया, आपकी पीवीपी के अंदर क्या हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो ये थोड़े किसानों के कुछ राइट्स इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आपके अगला आता है कि पेटेंट के बारे में बताना आपको कि पेटेंट क्या होता है। डू यू मैन ऑफ फॉर पेटेंट, पेटेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। पेटेंट क्या चीज होती है, तो किसी भी देश के अंदर कोई भी आपके मैं बात करूं खोज करता है, इस खोजकर्ता को बोलते हैं अन्वेषण, या बात करें अनुसंधान करता, कुछ भी बोल रही की बात है कि किसी भी है जो हमारे देश है उसके अंदर खोज करता है, आपके अन्वेषण या अनुसंधान है, उसके जो नामित व्यक्ति होते हैं उसके जो भी राइट्स होते हैं, उसने जो भी अनुसंधान किया उसके राइट्स होते हैं, उनको सार्वजनिक करने के लिए जो अधिकारों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इसको सबसे पहले एजुकेशन आता था आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ले रखा है कि किसी भी देश द्वारा
कोई भी अन्वेषणकर्ता कौन होगा? जिसने किसी भी वैरायटी के बारे में खोज की है, वो उसके नामित व्यक्ति को उसके अनुसंधान को सार्वजनिक करने के बदले दिए जाने वाले जो अधिकार का समूह होता है उसको आप किसके नाम से जानते हैं? पेटेंट के नाम से जानते हैं। तो आपको पेटेंट की डेफिनेशन समझ आएगी कि कोई भी व्यक्ति जो अन्वेषण करता है, शोध करता है, खोज करता है, उसके द्वारा जो भी अनुसंधान किया हुआ जो कार्य होता है उसको आपके सार्वजनिक करने के लिए उसको दिए जाने वाले अधिकारों का जो समूह होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? पेटेंट के नाम से जानते हैं। कानूनी तौर पर जो पेटेंट होता है वो हमारे कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा होता है आपका प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो पेटेंट होता है वो कुछ निश्चित आपके टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे इसकी पेटेंट है जो आपके 7 से 14 वर्ष के लिए भी जा सकता है, या आपको दिया जा सकता है 20 वर्ष के लिए भी दिया जा सकता है। तो उसके कुछ निश्चित टाइम होता है, उसके लिए इसको दिया जाता है। इसके क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्या इसके उद्देश्य है? तो पहले चीज है कि प्रौद्योगिकी के बढ़ावे को संरक्षण मिलता है। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी जिसको क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज, कोई भी नवीन टेक्नोलॉजी यदि आती है तो उसका क्या होता है? प्रचार प्रसार होता है, और किसानों के बीच में, बाजारों के बीच में इसका क्या होता है? प्रचार होता है। तो ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा आपको बताना है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी के विकसित करने के, इसे सुधार करने के लिए प्रदान किया जाता है। नए उत्पादों सेवाओं के बाजार में लाने के लिए अनुसंधान को विकास लागत की भरपाई करने में मदद करता है। ये भी आपको क्या रखना, थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं जो पेटेंट होता है इसकी क्या होती है? फिक्स अवधि होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेटेंट की 20 वर्ष में होती है, इसकी 7 से 14 वर्ष की भी क्या हो सकती है? अवधि हो सकती है। तो दो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना कि इसकी क्या होती है? अवधि होती है। अच्छा, आवश्यक क्या दस्तावेज चाहिए आपको पेटेंट प्राप्त करने के लिए? आगे हम एक और क्वेश्चन आएगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी देख लेंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पर देख लेते हैं। पेटेंट के लिए आपको एक फॉर्म लेना, और फॉर्म पेटेंट आवेदन बोलते हैं। उसके बाद में आपको जो पेटेंट अधिकार का जो परिणाम पत्र होता है वो आपको चाहिए होता है, और जो पेटेंट आवेदन को दर्ज करने के लिए अधिकार का परिणाम पत्र आपको चाहिए। इसके अलावा पूर्ण विनिर्देशित उपलब्ध न हो तो अंतिम विनिर्देशन, और अथवा अंतिम विनिर्देशन के मामले में फिर 2 माह के भीतर फॉर्म 2 को पूर्ण आपके निर्देशों से क्या बनना चाहिए? भरा जाना चाहिए। तो ये कुछ इसके आवश्यक दस्तावेज है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, एक बार देख लेना आप लोग, है ना। अगला आता है कि आपका पारंपरिक ज्ञान भारतीय कृषि में कैसे योगदान है? कि जो भी आपका पारंपरिक ज्ञान है उसका कृषि के अंदर क्या योगदान है, भारतीय कृषि के अंदर उसका कैसे योगदान है, उसके बारे में बताना। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो आपके पारंपरिक ज्ञान है वो भारतीय कृषि में जैव विविधता लंबे समय तक समान रूप से स्थिर चलने वाले विकास में पारंपरिक ज्ञान का बड़ा योगदान है। क्योंकि अधिकार स्वदेशी समुदाय ऐसे दोनों में आपके बसे हुए हैं जहाँ संसार के जनक संबंधी संसाधन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर लिख रखा है कि किसी संस्कृति या समाज के लिए अद्वितीय है। जो भी हमारा जो भारतीय कृषि है उसके अंदर हम आपका क्या पारंपरिक ज्ञान है कि आपका अद्वितीय है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या रहता है? आपका प्रसारित होता रहता है। यह विशेष रूप से कृषि और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों एवं स्थानीय लोगों की सोच के वास्तविक अनुप्रयोग से संबंधित है। सूखे और कीट प्रतिरोधी जैसे लचीले गुणों के बारे में ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान किसान अक्सर सीमांत भूमि पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि जहाँ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और चयन का दबाव सबसे अधिक होता है, इस प्रकार के अनुकूल के लिए लचीली फसल प्रजातियों और किस्मों की पहचान आपके कैसे के लिए अच्छी तरह से तैनात है। तो ये कुछ इसके बारे में बता रखा है कि भाई आपके जो ज्ञान है, पारंपरिक जो आपके ज्ञान पर पुराने तरीके से जो कृषि करते थे वो हमारे भारतीय कृषि के अंदर किस प्रकार है जो आपके योगदान करते हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका छठवां का दूसरा कि भारत में जो पेटेंट है, भारत में पेटेंट पंजीकरण में शामिल कदम व इससे जुड़ी समस्याएं और सीमाएं बताइए। तो भारत में पेटेंट के साथ में क्या समस्या होती है, इसकी लिमिट्स क्या क्या वो आपको बतानी है।
इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको वो है पेटेंट। सॉरी, पेटेंट इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला आईपीआर के अंदर। तो इस पेटेंट के बारे में जहाँ तक आपको संपूर्ण जानकारी आप पढ़ के जाइए। इस बार जो 100% पेटेंट से क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे आने वाले चांस है। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट की सबसे पहले आपको बताने सीमा, लिमिट्स ऑफ पेटेंट। भारत में पेटेंट पंजीकरण में शामिल कदम, विश्व से जुड़ी समस्याओं क्या है उसके बारे में बताना। तो पहले आते हैं लिमिट्स ऑफ पेटेंट, पेटेंट की सीमाएं। पेटेंट की दो सीमाएं होती है, एक तो आपकी होती है समय सीमा और दूसरी होती है आपकी क्षेत्रीय सीमा। क्षेत्रीय सीमा आपकी समय सीमा क्या होती है? तो जो पेटेंट किसी भी दिया जाता है व्यक्ति विशेष को, तो वो एक निश्चित टाइम के लिए होते हैं, उसकी कुछ वैधता होती है, उसके लिए वो फिक्स टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि सभी पेटेंट एक निर्धारित अवधि तक वैध होते हैं, यानी फिक्स टाइम के लिए होता है। अर्थात इनकी जो वैधता अवधि अभी कुछ हद तक देश से दूसरे देश से भिन्न होती है। मतलब दो अलग अलग देशों की जो वैधता होती है वो क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार ये अवधि 7 या 14 वर्ष हो सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। उसके बाद आता है कि क्षेत्रीय सीमा क्या होती है। क्षेत्र सीमा अर्थात कोई भी पेटेंट उसके देश है उस देश में ही वैध होगा। जैसे कोई इंडिया के अंदर कोई सी चीज में पेटेंट ले रहा है तो केवल और केवल इंडिया के अंदर ही वैध होगा। यदि कोई दूसरे देश में जा रहा है, जैसे वो रूस में जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, तो वो वहां पर पेटेंट क्या नहीं होगा? मान्य नहीं होगा। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। तो जो भी पेटेंट है, जो पेटेंट की दो सीमाएं होती है, ये तो समय सीमा होगी, समय सीमा मतलब निश्चित समय के लिए वो वैध होगा। दूसरा होता है उसकी आपके क्षेत्र सीमा। क्षेत्र सीमा का मतलब क्या हुआ? वो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर होता है। आप जिस देश से ले रहे हो उस देश के अंदर क्या रहेगा? वो वैध रहेगा। आगे चलते हैं पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया। देखिए पेटेंट कैसे प्राप्त करना है। पेटेंट प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको आविष्कार आविष्कार मतलब जिसने उस चीज पर आविष्कार किया वो व्यक्ति, या मैं बोलूं अन्वेषण करता, अपने आविष्कार पेटेंट के लिए निर्धारित रूप से अनुसंधान आवेदन तैयार करे। अनुसार आपको सबसे पहले पेटेंट का जो फॉर्म होता है वो आपको तैयार करना है। तैयार करने के बाद में आपको एक वकील पकड़ना है। क्या पकड़ना है? वकील पकड़ना है। जो वकील क्या करेगा? जो आपके पेटेंट में आपकी सहायता करेगा। आवेदन तैयार करना है। आवेदन तैयार करने के बाद में किसी सक्षम पेटेंट वकील की सहायता लेनी है। किसकी लेनी है? सक्षम पेटेंट वकील की सहायता लेनी है। और वकील की सहायता लेने के बाद में जिस देश में पेटेंट लेना उस देश में पेटेंट कार्यालय में जमा कराना है। अच्छा, जमा करा दिया। तीसरी प्रोसेस क्या रहेगी आपकी? जमा कराना। जमा कराने के बाद में जो सक्षम पेटेंट अधिकारी रहेगा वो उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। जांच होगी। जांच होने के बाद में इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति इस आवेदन के विरोध करना चाहता है तो अपनी आपत्ति क्या कर सकता है? पेटेंट जो कार्यालय होगा उसमें क्या करा सकता है? जमा करा सकता है। पांचवा, सक्षम अधिकारी या तो आपत्तियों को खारिज करके पेटेंट जारी करता है या उसको आपत्तियों को स्वीकृत करके पेटेंट को अस्वीकृत करता है। देखिए वापिस में प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले आपने जिस व्यक्ति को अनुसंधान, जो भी आपका अन्वेषण है, या मैं बात करूंगी अनुसंधान करता, उसको सबसे पहले फॉर्म लेना, आवेदन लेना, और आवेदन के बाद में उसको एक सहायता लेनी किसकी? पेटेंट सक्षम वकील की। वकील की क्या लेना? उसको सहायता लेना, जो कि उसको पेटेंट दिलाने के अंदर उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा। अब आप जिस देश के अंदर लेना चाहते हो, आप जिस देश के अंदर क्या लेना चाह रहे हो? पेटेंट लेना चाह रहे हो, उस देश के आपको पेटेंट कार्यालय में जाना है। कहाँ पर जाना? पेटेंट कार्यालय में जाना है। और पेटेंट कार्यालय में जाने के बाद में आपका यहाँ पर जो आवेदन है वो क्या कर लिया जाएगा? जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन आप लोगों ने जमा करा दिया। अब आपको क्या करना है? तो आवेदन जमा होगा। इसके बाद में जो सक्षम पेटेंट अधिकारी है वो इसकी क्या करेगा? जांच करेगा। अधिकारी क्या करेगा? जांच करेगा।
जांच क्या करता है, तो जांच आपके पेटेंट के बारे में देखता है, आप किस पर पेटेंट लेना चाहते हो, सारी जो जितनी प्रोसेस होगी वो सक्षम पेटेंट अधिकारी करेगा। बाद में ये इस चीज को क्या करता है, पब्लिक करता है, पब्लिकेशन करता है, प्रकाशित करता है। और जैसे ये चीज प्रकाशित होगी, पब्लिक होगी, तो यहाँ पर वो जो जिस व्यक्ति को इसके विरुद्ध कुछ लिखवाना होता है, वो पेटेंट सक्षम आपके जो है कार्यालय उसके अंदर क्या कर सकता है, आपकी याचिका दर्ज करवा सकता है। जैसे कोर्ट के अंदर कोई आपके बातों कोई नियम आता है, कोई कानून आता है, तो सारे व्यक्ति उसके समर्थन में नहीं हो सकते, कुछ जो है तो उसके खिलाफ होते हैं, तो खिलाफ होते हैं तो वो कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ क्या दर्ज करवाते हैं, याचिका दर्ज करवाते हैं। तो यदि किसी कोई भी जो ये पेटेंट यहाँ पर पब्लिक होता है, प्रकाशित होता है, तो इसको है जो कुछ फिक्स टाइम दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ है, विरुद्ध है, तो वो आपके जो सक्षम पेटेंट अधिकारी है या जो कार्यालय उसके अंदर आपकी क्या कर सकता है, याचिका दर्ज करवा सकता है। याचिका दर्ज होगी, यदि किसी ने याचिका दर्ज करवाई, तो जो सक्षम पेटेंट अधिकारी एक बार पुनः उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। जो भी आपका पेटेंट उसकी क्या करेगा, वापस पुनः जांच करेगा। उसके जांच करने के बाद में यदि ये जो जिस पर पेटेंट लेना चाहते हैं वो यदि वाकई में विरुद्ध है, तो इसको क्या कर देगा, पेटेंट को अस्वीकृत कर देगा। क्या कर देगा, अस्वीकृत कर देगा। और यदि वो सही पाया जाता है, कोई किसी भी जो चीज का उल्लंघन नहीं करता है, तो ये इस जो पेटेंट है इसको क्या कर देता है, स्वीकृत कर देता है। तो ये इसके कुछ जो प्रोसेस रहती है पेटेंट लेने की, क्या पेटेंट लेने की प्रोसेस रहती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। आप बड़ा चढ़ा के इसको थोड़ा लिख लेना। सेम ये चीज इधर लिख रखी है कि आप जिस देश में पेटेंट लेना चाहते हो उस देश के पेटेंट कार्यालय में फॉर्म को जमा करवा दें। दूसरी चीज, पेटेंट कार्यालय के संबंध में एक सक्षम अधिकारी इस आवेदन की क्या करेगा, जांच करेगा। जो आवेदन अधिकारी उसकी जांच करेगा। इसके बाद में आपको बताना है कि जो सक्षम अधिकारी है, या तो आपको यदि इस पर आती है, तो यदि वो आपसे सही पाई जाती है तो खारिज करके लिए पेटेंट जारी करता है। और आपने यदि स्वीकृत पाई जाती है तो पेटेंट को क्या कर देगा, अस्वीकृत कर देगा। यदि आपकी जो आपत्ति है वो यदि सही पाई जाती है तो पेटेंट को अस्वीकृत कर देगा। यदि आपत्ति सही नहीं पाई जाती तो पेटेंट को स्वीकृत कर देगा। यदि कोई पेटेंट है जो क्या हो गया, आपका प्रकाशित हो गया, यदि कोई पेटेंट है आपका क्या हो गया, वो प्रकाशित हो गया, तो प्रकाशित होने के बाद में उसे किसी प्रकार से क्या नहीं किया जा सकता, निरस्त किया नहीं जा सकता। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पेटेंट एक बार यदि यहाँ से हो जाता है तो उसके बाद में उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको ना। अगला सवाल आता है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को विस्तार से समझाइए। तो देखते हैं कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। तो सबसे पहले आता है आपको आईपीआर का अर्थ, व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और विचार अवधारणा के आधार पर किए गए नए आविष्कार एवं खोज के नए प्रयोगों से है। मतलब जो बौद्धिक संपदा, इसका अर्थ किससे है, तो जो भी हमारे मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमताएं होती है, विचार होते हैं, उसके खोज और नए प्रयोगों से इसका संबंध है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने मस्तिष्क की उपज संरक्षण के लिए प्राप्त एक मात्रा अपवर्ज्य अधिकार ही आईपीआर कहलाते हैं। तो आईपीआर के यहाँ पर एक डेफिनेशन बता रखी है आप लोगों को कि आईपीआर क्या है, कि कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो अपने मस्तिष्क से उपज से संरक्षण के लिए प्राप्त एक मात्रा अपवर्ज्य अधिकार ही आईपीआर क्या कहलाता है। यह अधिकार निश्चित समय के लिए नियमानुसार उपयुक्त संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो आईपीआर के जो सीएम है वो निश्चित व्यक्तियों को निश्चित समय के लिए निश्चित संस्थाओं द्वारा लागू किए जाएंगे, दिए जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं। आईपीआर एक निजी क्या अधिकार है, निजी अधिकार है। ये किसी देश या क्षेत्र की सीमा के भीतर दिया जाता है। फिक्स देश होता है उसके अंदर ही इसको क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। ये औद्योगिक विकास साहित्य व कला को क्षेत्र में मिलता है। ये आपके औद्योगिक क्षेत्र में मिल सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में मिल सकता है, साहित्य में मिल सकता है, और कला के क्षेत्र में भी इसको क्या मिल सकता है, ये अधिकार मिल सकता है। आईपीआर का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या क्यों आवश्यकता पड़ी, तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि बौद्धिक संपदा के सर्जनकर्ता की रुचि व उत्साह को बढ़ावा देता है। जो भी सर्जन करता है उसकी रुचि को क्या करता है, बढ़ावा देता है। दूसरी चीज, जो सर्जन करता है, जो बनाने वाला है, उसकी नैतिक और आर्थिक उसको क्या पहुंचता है, लाभ पहुंचता है। तीसरी टेक्निक है कि नई तकनीकों को बढ़ावा देना व आविष्कारशील कार्यों को प्रोत्साहन देना।
चौथा कि जनता की नई तकनीकों से होने वाले लाभ के बारे में भी क्या करता है, आपको बताता है। तो इस उच्च उद्देश्य, महत्व या आवश्यकता में बात करूँ तो आईपीआर के दे रखे, इसके बारे में आप देख लेना। आगे चलते हैं। देश व विदेशों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यह भी उसी का उद्देश्य है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा के संरक्षण को प्रदान करना। अब कुछ टाइप्स हैं आपके आईपीआर के, क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक कॉपीराइट, ये सी करके इसके ऊपर ऐसे लोगो होता है, वो भी किसका, हमारा कॉपीराइट होता है, जो भी आईपीआर का एक प्रकार है। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर कॉपीराइट आता है, तो वो भी इसका प्रकार है। इसके अलावा पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर और ट्रेड सीक्रेट, ये सारे किसके प्रकार आपके आईपीआर के प्रकार है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि पौधों की सुरक्षा में वीपीओवी की उत्पत्ति, इतिहास और मुख्य कार्यों की क्या कीजिए, आप व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आप बताओ यूपीवी को क्या होता है। यूपीओवी तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द आपके प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, अर्थात इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय ऐसा संस्थान या संघ है जो आपको नई जो वेराइटी है प्लांट्स की उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, अर्थात संरक्षण क्या करता है, प्रदान करता है। उसको हम किसके नाम से जानते हैं, वीपीओ के नाम से जानते हैं। तो इसकी ये फुल फॉर्म ये है वीपीओ की, यदि आपसे कोई न्यू टाइप वगैरह हम पूछ लें। इसके अलावा इसका आप इसके जो डेफिनेशन इसके जो फुल फॉर्म है इसके डेफिनेशन निकाल सकते हो। जैसे इंटरनेशनल का मतलब क्या, अंतरराष्ट्रीय यूनियन या संघ, ऐसा संघ या संस्था जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है, संरक्षण प्रदान करता है। किसको, जो प्लांट्स की जो नई वेराइटी है उसको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा इसका ओरिजिन है वो 1961 के अंदर पेरिस के अंदर माना जाता है। इसके अलावा इसकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अलावा हमारे 2 और संस्थान है, आपको ध्यान रखना है, एक WHO हमारे कहाँ पर और एक WTO, दोनों कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुआ, WPO। इसके अलावा आपको ध्यान रखना इसके फंक्शन क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है। तो इसके फंक्शन या इसके कार्य की मैं बात करूं, ये एक अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य और सहयोग को बढ़ाता है। यह प्रजनकों के लिए एक आपके क्या महंद के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा सदस्य देशों को कानूनी, प्रशासनिक, तकनीकी सहायता प्रदान करता है। क्या क्या काम है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो क्या करते हैं, सामंजस्य और सहयोग का क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरी चीज, ये प्रजनकों के लिए एक आपके मेहनत के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। और सदस्य जो देश होते हैं वो कानूनी, प्रशासनिक व तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। 3 प्रकार की, कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक, 3 प्रकार की क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। अगला आता है 7वां का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। इसमें कुछ संस्थान बता रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बातें उनके बारे में आपको बतानी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द ब्रीफ, अर्थात जो बता रहे उनके बारे में बताना। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया WIPO के बारे में। किसके, WIPO में। WIPO की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड आपके इंटेलेक्चुअल प्रोसेस प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का। स्थापना हुई हमारे 1967 के अंदर। संगठन, अर्थात इसके अंदर जो टोटल सदस्य देश है वो 191। इसके अलावा जो वर्तमान समय में WTP में द्वारा 26 अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रबंधन किया जा सकता है। इसके द्वारा IPR के संरक्षण पर कार्य किया जाता है। IPR जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बैठी बौद्धिक संग्रह वाला, तो वो IPR होता है। तो इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, इसका कार्यालय कहाँ पर, स्थापना कब हुई, कितने सदस्य देश है, तो सब तमाम बातें आपको ध्यान रखनी। आगे आता है गेट। गेट क्या होता है, गेट के बारे में देखते हैं। तो गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ आपके ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। गेट जो कि WTO द्वारा विस्थापित है, प्रतिष्ठापित रूप है। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, उससे का क्या एक विस्थापित रूप है। स्थापना 1947 के अंदर, मुख्यालय कहाँ पर आपके, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ये एक समझौता है, नहीं कि क्या
आपकी संस्था है, ये किसी प्रकार की संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, एग्रीमेंट है, समझौता है। अगला आता है इसके क्या उद्देश्य है, तो इसको व्यापार प्रतिबंधों के द्वारा हटाना, जो व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको हटाना। दूसरा इसका काम है संसाधनों को सफलतापूर्वक उपयोग करना, संसाधन होते हैं उनको सफलतापूर्वक क्या करना, उपयोग करना। तीसरा होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर जो लगने वाला जो टैक्स है उसको क्या करना, कम करना। तो व्यापार से संबंधित है, पहले तो व्यापार पर जो प्रतिबंध है उनको हटाना इसका काम है। दूसरी चीज संसाधनों को सफलतापूर्वक उपयोग करना। तीसरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाला जो टैक्स है उसको क्या करना, कम करना। इसके कुछ क्या उद्देश्य है। इसके अलावा आपको बताना है, सातवें बगैर यही क्वेश्चन इसमें आ रहेगा आपका ITP GRF है, इसके बाद में आपको बताना इंटरनेशनल टेरियन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा 2001 के अंदर स्थापित किया गया था, एक्ट के द्वारा अपनाया गया है। इसको लागू आपके 2004 के अंदर किया गया था। इसका जो सदस्य देश है वो 149 है। संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करता है। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, आपके संरक्षण के माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा उसकी गारंटी को क्या करता है, आपको सुनिश्चित करता है। किसानों के अधिकार को स्वीकृत देना होता है। खाद्य कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों का आदान प्रदान में सतत उपयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ये विश्व व्यापार संगठन, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो इसका भी जो आपके कार्यालय है वो कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। यह वस्तुओं सेवाओं में अन्य बौद्धिक समस्याओं के आविष्कार उनके व्यापार से संबंधित है। इसके अलावा इसके बारे में आना, ये एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय, यह देशों के मध्य व्यापार नियमों को क्या करता है, विनियमित करता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो व्यापार होता है उनको क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अगला जो पेपर है वो हमारे आपके 2021-22 का 2021-22 का हम क्या करने वाले, पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए आप लोग जब तक हाँ, तो पहला आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। हमने ये पेपर सॉल्यूशन कर लिया, ये दूसरा पेपर है जिसके बारे में हमने जो देखने वाले हैं। सबसे पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो कि मानव वर्ग या मनुष्य को मस्तिष्क की उपज रचना होती है जो कि इंटेलेक्चुअल रूप से होती है, अर्थात इससे संबंधित कुछ अधिकार होते हैं, ये भौतिक रूप से प्रकट नहीं की जा सकती है। तो इसके बारे में सीधे डेफिनेशन आप सीधा कट ले सकते हो ना। तीसरी चीज आती है स्टैंडर्डिटी ड्राइव वेराइटी, ये मुख्य रूप से प्रारंभिक किस्म से प्राप्त की जाती है। ये मुख्य रूप से किसे प्रारंभिक किस्म से प्राप्त की जाती है, जिसमें जीनोटाइप से उत्पन्न होने वाली विभिन्नता की अभिव्यक्ति या प्रारंभिक किस्म के जीनोटाइप को समायोजन होता है। तीसरा रिलेटिव राइट्स, संबंधित अधिकार क्या होता है, रिलेटिव राइट्स, उसके बारे में देखते हैं कि कॉपीराइट से संबंधित अधिकार है जिनकी सुरक्षा का अपना विशेष विषय होता है जो कि मेनली कॉपीराइट कार्यों से संबंधित होते हैं। देखो रिलेटिव राइट्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा कंटेंट जो आपने कहा है सेम कंटेंट यदि किसी दूसरे ने यूज कर रहा तो आपसे कॉपीराइट दे सकते उसे, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव, आपके रिलेटिव राइट्स, अर्थात एक समान अधिकार, या मेरा जो समान कंटेंट है वो किसी दूसरे यदि यूज कर रहा तो उसको बोलते हैं रिलेटिव राइट्स। कॉपीराइट से संबंधित है होता है, तो इसके बारे में देखो। इसके अलावा आपके ब्रीडर राइट्स आते हैं, ब्रीडर को बोलते हैं प्रजनक को, और राइट्स का मतलब अधिकार, प्रजनक के क्या अधिकार है उसके बारे में देखते हैं। तो ब्रीडर के अधिकार उन व्यक्तियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को संदर्भित करता है जो कि पौधों की नई किस्मों का प्रजनन, खोज और विकास करता है। ये विविधता के लाभ उनकी पैकेजिंग पर भी लागू होता है। तो ध्यान रखना कि जो प्रजनक जो ब्रीडर होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, तो ये किसी व्यक्ति होते हैं उनकी बौद्धिक संपदा का होता अधिकार होता है। ये पौधों की नई किस्मों पर भी लागू होता है।
इसके अलावा उनकी जो पैकेजिंग होती है उस पर भी ये क्या होता है, लागू होता है। इसके अलावा आता है आपका पेलेरिज्म। पेलेरिज्म क्या होता है? हाँ, तो ये लेटिन शब्द है। कैसा शब्द है आपका? लेटिन वर्ड है, जो कि आपके पेलेग्रिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ अहरण होता है। क्या होता है? अहरण। इसका अर्थ होता है जब कोई स्रोत का श्रेय दिए बिना किसी अन्य लेखक या कलाकार का काम का उपयोग करता है तो इसे साहित्य कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी आपकी। इसके अलावा आपके जो चौथा क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट वाला, उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है आपका ट्रेड सीक्रेट। ये जो ट्रेड सीक्रेट है, जो पिछला पेपर देखा था उसके अंदर तीसरे क्वेश्चन के अंदर ट्रेड सीक्रेट को पूछ रहा था, व्यापार रहस्य, मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। और एक होता है आपको कॉपीराइट। दोनों के बारे में देखते हैं। देखो, ट्रेड रहस्य इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर व्यापार रहस्य बोलते हैं इसको। तो कोई भी जानकारी जिसे कोई भी सूच, पैटर्न, संकलन, कार्यक्रम, उपकरण, विधि या प्रक्रिया शामिल होते हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, समूहित अर्थात कलाकृति, कविताएं, फिल्में, किताबें, संगीत, फोटोग्राफी, ये होती है। देखो, ट्रेड से तो वापस सुनना, इसके अंदर तो जो भी कोई भी सूत्र है, पैटर्न, संकलन, कार्यक्रम, उपकरण, ऐसी विधि इसके अंदर क्या होती है, शामिल होते हैं। जबकि जो कॉपीराइट होती है उसके अंदर साहित्य की कोई वस्तु शामिल होगी। इसके अलावा कोई कलाकृति, कविता, फिल्में, किताबें, संगीत, फोटोग्राफी, यदि ऐसा कोई मटेरियल, स्टडी से संबंधित कोई मटेरियल यदि कोई यूज करता है सेम, तो उसको किसके अंदर रखेंगे? कॉपीराइट के अंदर रखेंगे। इसके अलावा जो भी हमारा उपकरण हो गए, इसके अलावा ये वाले याद रखो, इनके अलावा जो भी बचेंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे? आपके ट्रेड सीक्रेट के अंदर आएंगे। इसके अलावा एक व्यापार को प्रतिस्पर्धा व्यस्त लाभ प्रदान करता है। जो एक व्यवसाय होता है उसको प्रतिस्पर्धा पूर्ण क्या होता है? लाभ प्रदान करता है। किसी भी समय इसको क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। इसको इसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता। ये किसी भी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित प्रयासों का विषय है। कोई भी शुल्क आवश्यक नहीं है क्योंकि पंजीकृत अनिवार्य नहीं है। इसके अंदर पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, इसलिए इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता, इसका शुल्क आवश्यक होता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंट हो गए। इसके अलावा आपके यूपीओ वीपीओ के बीच में आपके पूछ रखे हैं। यूपीओ भी 1978 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इस वर्ष की स्थापना 1991 के अंदर होती है। लागू होने पर कम से कम ये 3 साल के भीतर, 10 से 6 वर्षों के भीतर, 18 या 8 साल के अंदर वानस्पतिक वंश और प्रजातियों का क्या करता है? संरक्षण करता है। और वो क्या होता है? ये आपके लागू होने पर कम से कम 15 से 10 वर्षों के भीतर सभी वंश और प्रजातियों का करता है? संरक्षण प्रदान करता है। पौधों की किस्मों को संरक्षित किया जाता है। इसके अंदर पौधों की जो कटी हुई सामग्री होती है, जिसे पीछे काटी गई है सामग्री से बने हुए उत्पाद हो गए जैसे, तो उनको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। इसके अंदर उनकी वेराइटी, इसके जो बच्चे उत्पाद होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा इसके अपवाद हो गए, जैसे गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए कार्य, गैर व्यावसायिक जो कार्य होते हैं उनके इसका अपवाद हो गया। और इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो निजी तौर पर और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए कार्य, इसके अंदर क्या हो जाएंगे? अपवाद हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से देख सकते हो। अगला होती है आपके ITRG FRF, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसकी पीडीएफ हम पहले पूछ सकते हैं। तो जो पिछले वाला पेपर था उसके अंदर 7वें के अंदर एक क्वेश्चन था, उसके अंदर थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा बढ़ है, उसको विस्तार के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार नजर घुमा लेते हैं इसके ऊपर भी। इसके अंदर है कि भोजन और कृषि के लिए पादप और आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। क्या कि भोजन के लिए, कृषि के लिए और पादप और आनुवंशिक के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है वो है ये। इसके अलावा ITPGRF के माध्यम से विश्व के खाद्य उत्पाद को सुरक्षित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी आपके विश्व के जो खाद्य उत्पाद है उनको सुरक्षित करने की केस के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर कम फसलें अधिक लोगों का क्या करती है? पेट भर रही है, और ये अच्छा नहीं है।
दूसरा इसका है कि आनुवंशिक शरण और आनुवंशिक विविधता में कभी एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा है कि कम कृषि जैव विविधता कृषि को कीटों, बीमारी और जलवायु पर परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट के इसके उसके बारे में देखते हैं कि भोजन और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों को संरक्षण और टिकाऊ उपयोगों बनाना, अंतर्राष्ट्रीय समझौता इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इसके अलावा बात करें वैश्विक समाधान और विश्वव्यापी सदस्यता। इसके अंदर टोटल 155 देश के सदस्य देश कितने 150 और इनके बीच संधि और द्विवार्षिक संधि के लिए वर्णित मुद्दे हैं। संधि प्रावधानों और परिचालक प्रणालियों के लिए समग्र और कोपनियन को मजबूत करना और वैश्विक सूचना करना, सतत उपयोग और किसानों को अधिकार, इसके कुछ राइट्स हैं। उसके अलावा आता है स्वजाति अधिकार, सलगेंस राइट्स। स्वजाति अधिकार क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। किसी भी डेटाबेस के निष्कर्षण या पुनः उपयोग पर रोक लगाता है, किसी जिसे डेटा सामग्री प्राप्त करने, स्थापित करने या प्रस्तुत करने में पर्याप्त निवेश किया गया है। कि ये जो डेटाबेस होता है स्वजाति अधिकार से किसी भी जो सामग्री को प्राप्त करने या सत्यापित करने के लिए क्या करता है, प्रस्तुत करने के लिए निवेश किया गया होता है। इसके अलावा ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन, अर्थात आईपीआर में एक शब्द ज्ञात ढांचे के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में एक आईपीआर सुरक्षा व्यवस्था में एक विशेष रूप को संदर्भित करता है। इसे विशेष रूप से एक निश्चित आवश्यकता को पूरा करने में क्या कहता है तैयार किया जा सकता है। स्वजाति अधिकार को 7 मुख्य रूपों पर जिम्मेदारी होती है। कौन कौन सी, तो एक होती है आपके डेटाबेस अधिकार, दूसरा होता है किसानों के अधिकार, आपके बात करें मानव वर्ग, इसके अलावा नैतिक अधिकार, इसके अलावा प्लांट रिजिस्ट के अधिकार, पूरक संरक्षण परिणाम पत्र और संवैधानिक बौद्धिक संपदा। इसके कुछ क्या आपके अधिकार है जो इसके अंदर आपके इन्वॉल्व किए हुए हैं। इसके अलावा बात करते हैं यह अधिकार गैर रचनात्मक डेटाबेस बनाई जाए और तारीख से 15 वर्ष तक रहता है। इससे निर्देश के तहत 15 दिए गया एक सामान्य अधिकार यूरोपियन संघ के बाहर स्थिर कंपनियों द्वारा बनाए गए डेटाबेस पर लागू नहीं होता है। तो इसके बारे में देख लेना आप। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे चलते हैं। ये तो हो गया, ये देखो ब्रीडर एक्सप्लेनेशन फार्मर राइट्स। ये जो ब्रीडर्स जो एक्सप्लेनेशन होते हैं इसके क्या राइट्स है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है 22-23 वाला जो पेपर है उसके अंदर इस क्वेश्चन को वहां पर हम देख लेंगे ना। अगला आता है ब्रीडर एक्सप्लेनेशन। ऐसे व्यवस्थाओं के तहत प्रजनक नई किस्में बनाने के लिए जो ब्रीडर होता है जो उसमें नई किस्मों को प्रजनक होता है उसको क्या अधिकार दिए उसके बारे में इसके बारे में आपको बताना। तो उसके जो राइट्स वो इसके बारे में, जैसे किसानों को विशेष अधिकार, किसानों को जो बदली जलवायु और स्थानीय विशिष्ट परिस्थितियों में संरक्षित किस्मों से बेहतर ढंग से अपनाने के साथ ही अपने स्वयं के बीज पैदा करने के आर्थिक लाभों का आनंद लेने की अनुमति देता है। आगे आता है आपके एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ द पोजीशन ऑफ इंडिया इज WTO, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आपको इसके अंदर बताना। भारत जनवरी 1995 से WTO का गैर सदस्य देश है। कब से? 1995 से। पहले चीज इसके फुल फॉर्म लिखने आपको, और इसका जो कार्यालय वो कहाँ पर हमारा जिनेवा के अंदर है। और जो भारत है वो कब से? जनवरी 1995 से इसका क्या है WTO का सदस्य है। इसके अलावा जुलाई 1948 से WTO को एक टैरिफ और व्यापार पर पूर्ववर्ती सामान्य समझौते का क्या सदस्य रहा है। 2001 में कुछ हुए WTO के सम्मेलन में भारत एक विकासशील गुट के सबसे मुख्य समर्थक के रूप में उभरा है। जो विकासशील देश होते हैं उसके अंदर जो सबसे टॉप होता है उसके अंदर हमारे भारत को रखा गया है।
इसके अलावा आता है कि भारत विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक खाद्य भंडार में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए WTO सब्सिडी प्रयासों को नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा WTO में सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश के रूप में आधार शीर्ष पर है। तो जो हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से हमारी इंडिया की क्या पोजीशन है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा आता है आपका पेटेंट कोऑपरेशन ट्रेटी क्या होती है, ट्रेडी अर्थात PCT के बारे में आपको बताना। तो चलते हैं पेटेंट राइट्स के लिए आवेदन करने, पेटेंट कोऑपरेशन अर्थात ट्रेडी PCT क्या होती है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है कि पेटेंट राइट्स के लिए आवेदन करने तथा उसका निस्तारण करने में हम अधिक समय तथा व्यय की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप PCT से लेना चाहते हो पेटेंट तो उसके अधिक धन की भी आवश्यकता होगी, अधिक समय की भी आवश्यकता होगी। दूसरा चीज, इसलिए 1970 में संसार में अनेक देशों में मिलकर PCT को स्वीकार कर लिया, जिसमें 1978 में कार्य करना आरंभ कर दिया है। भारत प्रारंभ में PCT में 18 देश है। कितने देश थे हमारे? 18 देश थे, सदस्य देश थे। इनके अंतर्गत पेटेंट संबंधी आवेदन की समस्त प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। जो भी पेटेंट संबंधी जो भी प्रोसेस उसको क्या कर दिया, एकदम सरल कर दिया। इसके अलावा इसके अंतर्गत कोई भी आविष्कारकर्ता किसी भी देश में पेटेंट इफेक्ट में एक आवेदन देता है जो कि ट्रेडी के सभी सदस्य देशों के लिए मान्य होता है। इसके अलावा आपके आता है इन्वेक्टर सिस्टम क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है आपके नेशनल पेटेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? तो इसमें होता है कि इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग आपके पेटेंट राइट्स एप्लीकेशन देनी पड़ती है। मतलब अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग आपको क्या देनी पड़ेंगी, पेटेंट राइट्स एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी। दूसरा आपका आता है रीजनल पेटेंट सिस्टम। ये आपके जो नाम है वो नेशनल है ना, NATION, यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है ना। नेशनल पेटेंट सिस्टम और आपके रीजनल पेटेंट सिस्टम। रीजनल पेटेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पेटेंट ऑफिस में से आपके रजिस्टर के अनेक देशों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं। PCT के उद्देश्य तथा लाभ, किसके क्या उद्देश्य है, इसका क्या लाभ है, उनके बारे में हम एक बार नजर घुमा लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका PCT के उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य आविष्कार के लिए अनेक देशों में आवेदन करने में अब व्यय तथा समय कम लगता है तथा प्रक्रिया भी सरल हो गई है। आविष्कार को से संबंधित तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना सुविधाजनक हो गया है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, जो भी इसका मुख्य उद्देश्य है उनके बारे में देख लेना। कई देशों में पेटेंट राइट्स प्राप्त करने के लिए समय से प्रक्रिया एक ही है। देश के एक ही पेटेंट ऑफिस द्वारा पूरा कार्य है जो सुविधापूर्वक प्राप्त कर दिया। तो इसका मेन है कि जो उद्देश्य इसका मेन है, जो पेटेंट का उद्देश्य वो सेम इसका उद्देश्य। इसमें जो पेटेंट देने का जो काम है वो देशों के बीच में उसको बहुत ज्यादा सरल कर दिया। सारा काम है जो एक ही ऑफिस के अंदर इसको कर दिया गया। तो थोड़ा इसके बारे में जान रहे हैं, पेटेंट क्या है, पेटेंट का उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, बेनिफिट्स फ्रॉम PBR। PBR के क्या क्या है जो आपके उद्देश्य, बेनिफिट्स क्या है, इसके लाभ आपको बताना है। इसमें प्रजनकों को अपने प्रयासों से प्रोत्साहन मिलता है। जो प्रजनक होते हैं उनको अपने प्रयासों से क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। BCO2 इनके द्वारा विकसित किस्मों से प्राप्त होने वाले जो आर्थिक लाभ का एक हिस्सा उन्हीं को भी क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात जो PCR होता है इससे जो प्राप्त होते हैं उनको भी एक हिस्सा, PBR उनको भी क्या होता है, एक हिस्सा प्राप्त होता है। निजी कंपनी द्वारा पादप प्रजनन कार्यक्रमों से निवेश को बढ़ावा मिलता है। जो भी निजी कंपनी है उसको पादप प्रजनन होता है उनके कार्यक्रमों से उनको क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। PBR की सुरक्षा प्राप्त किस्में किसानों को उपलब्ध होने लगती है।
पादप प्रजनन में लगी समस्याओं में प्रतियोगिता बढ़ती है, जिससे किसानों को लाभ मिलता है। डिसएडवांटेज ऑफ, अर्थात इसके क्या हानि है, क्या इसकी सीमाएं हैं, उनके बारे में बताना। सीमाएं, लिमिट्स या हानि पीपीआर की। तो इसके कारण अनुसंधान अर्थात विशिष्ट लवणों वाले जो जनन द्रव्य के लिए एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है, जनन द्रव्य के स्वतंत्र आदान प्रदान को कम करता है, किसी उत्तम किस्म या पीपीआर धारक मांग के बीज का उत्पादन करने में क्या होता है, लाभ कमाने का प्रयास कर सकता है। तो इसके कुछ जो हमारे राइट्स हो गए। आगे चलते हैं, कृषक विशेष अधिकार को समाप्त हो सकते हैं। इसके अंदर हम कृषक जो अधिकार है, विशेष अधिकार, उसको समाप्त हो सकते हैं। इसका एक लाभ है, सॉरी हानि है। इसके अलावा बात करते हैं, इसमें बीज की लागत बढ़ सकती है। बीज की जो बात करूँ वैल्यू है, जो इसके मूल्य, उसके अंदर क्या बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसके रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपीआर, इसके अंदर आपको 4 पॉइंट याद रखना। नवीनता, विविधतारिता, समरूपता और स्वामित्व है। तो ये 4 इसके क्या हो गए, आपके रिक्वायरमेंट हो गए। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पेटेंट की आवश्यकता बतानी। एक्सप्लेन पेटेंट रिक्वायरमेंट अलोंग विथ प्रोड्यूसर ऑफ प्लांटिंग इन डिटेल्स। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो इसके बारे में सबसे आता है कि हमें पेटेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पेटेंट की आवश्यकता पड़ती है, पेटेंट जारी किए जाने के लिए निम्न से आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें नोवेल्टी की जानकारी होती है। तो नोवेल्टी मैंने आपको बताया था कि कोई भी नवीन तकनीक होती है उसको हम नोवेल्टी के अंदर रखते हैं। तो इसके अंदर देखते क्या लिखा है, तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए लंबित आविष्कार को नया होना जरूरी है। मैंने बताया नवीन तकनीक होना, तो नया होना क्या इसके अंदर जरूरी है। इसके अलावा और ये पहले लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, एकदम नया आपका जो तकनीक है, आविष्कार है, उसको इसके अंदर रखेंगे नोवेल्टी के अंदर। इसके अलावा बात करें आविष्कारिकता की बात करते हैं, तो आविष्कार ऐसा होना चाहिए जो कि उस कला में निपुण व्यक्ति को स्वतः स्पष्ट नहीं हो, अर्थात आविष्कार में कुछ नई खोज होनी चाहिए। ऐसा आविष्कार होना चाहिए जो आज तक पहले कभी हुआ ही नहीं हो, या इसके अंदर एक्सपर्ट जो व्यक्ति उसने इस कला के बारे में कभी सोचा नहीं हो। ऐसा क्या होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए। दूसरी चीज, औद्योगिक अनुप्रयोग व उपयोगिता। आविष्कार का एक तुरंत भविष्य में ऐसा औद्योगिक अनुप्रयोग होना चाहिए जो विशेष राष्ट्र और समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो। औद्योगिक भी होना चाहिए और समाज के लिए भी क्या होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए। इसके अलावा पेटेंटता क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। आविष्कारों से संबंधित देश में लागू पेटेंट अधिनियम एवं इस अधिनियम में की तात्कालिक मान्यता व्याख्या के अनुसार पेटेंट अधिनियम होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला आता है आपका प्रकटन क्या होता है। तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए आविष्कारक को अपने आविष्कार का पर्याप्त विवरण देना पड़ता है, जिसके आधार पर एक सामान्य कुशलता वाला व्यक्ति इस आविष्कार को बना सकते हैं। पेटेंट प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको 22-23 वाला जो पेपर है उसके अंदर मैंने आपको बता दी पेटेंट कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको जिस देश के अंदर लेना वहां से एक आवेदन तैयार करना पड़ता है। उसके बाद में ये वकील के पास में जाना पड़ता है, सक्षम पेटेंट। उसके बाद में सक्षम पेटेंट कार्यालय के अंदर उसको आवेदन को प्रस्तुत करना होता है। सक्षम पेटेंट जो अधिकारी होता है उसकी जांच करता है। उसके बाद में इसकी याचिका दर्ज होती है। यदि आपको सही पाया जाता है पेटेंट तो आपको इस पेटेंट्स के बारे में राइट्स दे दिए जाते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, हमने 2 पेपर सॉल्यूशन किया। जो बाकी हमारे पेपर सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।